जी सोल्यूशन भेजता हूँ मैं आज। हाँ बाबू, कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई, वो मेरे ख्याल से अभी अपलोड नहीं हुई होगी। आ गई है, मैंने वो प्लेट में रख के नहीं दी होगी, बस वो प्ले लिस्ट में आ गई होगी, वरना मैं लेक्चर लिख के देता हूँ ना। आ गई है ना? अच्छा, अभी ये भी नहीं लगाया था अपन ने। ओके, वो चार्ज है वो वाली। पबलू, आवाज आ रही है तुम लोगों को ऑनलाइन वालों? आ रही है जी, कैसे हैं आप सब? बस सही सही है, थैंक यू जानी। हाँ भाई, एक होमवर्क दिया था तुम लोगों को मैंने। बाबू, होमवर्क हो गया? अच्छा, तो उस पे गेन जो आया वो सीधा सीधा आप लोगों ने कहाँ ट्रांसफर किया? रिटेनिंग पीएनएल। पीएनएल डेट सिक्योरिटी वायद ऐसी सिक्योरिटी है जो ओसीआई का जब तक मौजूद होता है वो उठा के कहाँ फेंक देते हैं? पीएनएल के अंदर, बस ये याद रखना। हाँ जी, एकदम ठीक ठाक। ओके, महाद इज ऑनलाइन टुडे। कितने सवाल हो गए हमारे? सारे हो गए ना? 27 तक हो गए। चैलेंजर फाइनेंशियल लायबिलिटी आ गई। अच्छा जी, मेरे ख्याल से मैं इशूअर की अकाउंटिंग को इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सिखा चुका है, सही है भाई? अच्छा भाई, इन्वेस्टर आप बताएंगे मुझे कितने तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है? इक्विटी सिक्योरिटी और गोली गोली बताना, मैं जिससे पूछूंगा आप बताओगी। इन्वेस्टर अगर इक्विटी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा तो उसके पास कितने मॉडल्स अलाउड है प्लीज? हाँ, दो मॉडल, कौन कौन से? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और पीएनएल। व्हेन यू आर गोइंग टू क्लासिफाई योर सिक्योरिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, आप कब अपनी सिक्योरिटी को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखेंगे बताओ? अच्छा, जब इंटेंशन लॉन्ग टर्म होगी तो ओसीआई, शॉर्ट टर्म होगी तो पीएनएल। इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में किस पे होती है? अच्छा, और सब्सिक्वेंटली किस पे रखते हो? चेंजेस ओसीआई में जाएंगी। अच्छा, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कब कब कंसिडर करोगे? बेचते वक्त और? अच्छा, खरीदूंगा तो पैसे दूंगा ज्यादा, बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, याद आ रही है वाली बात? चलें जी सर, फिर हमने ये कहा था इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में इक्विटी सिक्योरिटीज में किस पे होगी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी? एक्सपेंस आउट होगी, मतलब ये याद है हमें। अच्छा, फिर मैंने कहा अगर मैंने किसी कंपनी के बॉन्ड, डिबेंचर, टीएफसीज, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी इन शॉर्ट में कह लूं डेट सिक्योरिटीज परचेज की हैं, तो अगर डेट सिक्योरिटीज परचेज की हैं, ये डेट डेट सिक्योरिटी है। अच्छा, ये डेट सिक्योरिटी है, कितने मॉडल? पहला, दूसरा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और? वेरी गुड यार, ये तीन चीजें हो गई। फिर मुझे एक बात बताओ, मैं तीनों पे अपने हिसाब से आ जाऊं या इंटेंशन? अच्छा, फिर जो अमोर्टाइज कॉस्ट पे आने के लिए क्या इंटेंशन है? आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मॉडल हमारा ये है, इंटेंशन इज टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट। वो एमसीक्यूज भी ऐसे ही पूछेगा, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकता है। सोनली पे तुम बोलोगे अच्छा हाँ, ये एक चौरंगी इसमें काफी है, सही है। मुझे एक बात बताओ, क्या करेंगे? इंटेंशन इज टू कलेक्ट सोनली प्रिंसिपल एंड, यानी एसपीपीआई होना चाहिए, सिंपल ये कहते हैं। चलें जी, इसके बाद फिर मुझे एक बात बताएं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में कब आऊंगा? जब हो एसपीपीआई, होना एसपीपीआई चाहिए। फिर मगर बेचूंगा अगर प्राइसेस आर फेवरेबल, वेरी गुड। अमोर्टाइज कॉस्ट में बेचूंगा ही नहीं इसमें, इफ प्राइसेस आर फेवरेबल, यानी तो मेरी नीयत है डे वन पे, बाद में चेंज भी हो सकती है, उसका कोई मसला नहीं है, बेच सकता हूँ, कोई मसला नहीं है।
चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं, मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में कब आऊंगा? हेल्ड फॉर सेल, पक्की बात है। चलो, अमोर्टाइज कॉस्ट में इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे? फेयर वैल्यू प्लस। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, आईआरआर वगैरह का चक्कर याद है? आईआरआर क्या होता है? एक्चुअल रिटर्न। क्योंकि मैं हूं इन्वेस्टर। मैं कौन हूं? इन्वेस्टर के लिए आईआरआर होता है एक्चुअल रिटर्न। मैं फिर कह रहा हूं, मैं लिंकेज बनाऊंगा इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इन्वेस्टर के लिए आईआरआर क्या होता है? एक्चुअल रिटर्न, यानी एक्चुअल में मैं कितना कमाऊंगा। तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जो सामने वाला रिटर्न मुझे दे रहा है वो और मेरी कमाई भी इनकम सेम हो सकती है? हो भी सकती है, अगर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह। अच्छा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, अब इसको सवाल को मैं रिवाइज करके पूछता हूँ, क्या सामने वाला बंदा जो मुझे रिटर्न दे रहा है और मैं जो इनकम कमा रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस हो सकता है? यस सर। आप बोलेंगे एडिशनल कॉस्ट की वजह से। एडिशनल कॉस्ट में क्या प्रीमियम आता है जो आपने पे किया है, उससे आपका रिटर्न क्या हो जाता है? वेरी गुड यार, एक एक करके। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करेंगे, आपका रिटर्न, पक्की बात है। अच्छा, आपको डिस्काउंट मिला, आपका रिटर्न। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, रिडेम्पशन आपकी प्रीमियम पे होगी तो आपको पैसे मिलेंगे, तो आपका आईआरआर यानी एक्चुअल इनकम ज्यादा हो जाएगी। फिर एक और चीज बताओ, अगर मैं ये कहूं कि आखिर में रिडेम्पशन डिस्काउंट पे होगी तो मेरा लॉस है, आईआरआर याद है? चलें, यानी एडिशनल इनकम होगा, हो जाए या एडिशनल कॉस्ट हो जाए, वो अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ योर, किस रेट के जरिए? आईआरआर के जरिए। हमें टेंशन लेने की नीड नहीं है। कूपन लगता है फेस वैल्यू पे, आईआरआर लगता है कैरिंग अमाउंट पे। तो इनकम जो कम रिकॉर्ड हो रही होती है टेक्निकली, उसमें एडिशनल कॉस्ट क्या हो रही होती है? अमोर्टाइज हो रही होती है, नेट हो रही होती है। यही था भाई। अच्छा, फिर मैंने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में ये चीजें सिखाई थी कि आपकी क्लोजिंग और कैरिंग अमाउंट अलग अलग होंगे, हाँ या नहीं? क्योंकि आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाते हो, फेयर वैल्यूएशन को अलग चलाते हो। ये भी बात याद आ रही है? चलें जी, आगे लेके चलते हैं। फिर मैंने कहा था, जब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का सवाल करोगे, उसके अंदर आपको अलग से कैरिंग अमाउंट निकालने की नीड, जो इस साल की फेयर वैल्यू होगी अगले साल की ओपनिंग बन जाएगी, ऐसा ही है। पर एक चीज चेंज होगी, आईआरआर। आईआरआर क्या होगा? चेंज होगा, यानी आप हर साल न्यू आईआरआर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। यहां तक रिवाइज हो गया भाई? चलिए जी, आगे लेके चलते हैं उसको। अब हमें सीखनी है इशूअर की अकाउंटिंग। भाई मुझे एक बात बताओ, सिमिलरली इशूअर कितने टाइप की सिक्योरिटी इशू कर सकता है? सर हम कहेंगे पहली डेट सिक्योरिटी, दूसरा इक्विटी। ये वाला हिस्सा तो बहुत ही ज्यादा आसान है, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, खत्म। सीधा सीधा इक्विटी इशू करेगा, यही एंट्री बनाएगा ना, और क्या बना सकता है? सर मसला है किसमें? डेट में। अब ये भी आसान लगेगा, तुमने उस पर टाइम लगा दिया है। सर हम सीखेंगे डेट सिक्योरिटीज, एक एक करके। इसके लिए भी कोई ना कोई अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, देख लेते हैं इसके लिए क्या अलाउड है। क्या लिखा हुआ है बाबू? कितने मॉडल्स हैं? या तो ये अपनी लाइबिलिटी को किस पे रखेगा, या तो पीएनएल पे। तो सर फेयर वैल्यू थ्रू उसके क्यों नहीं आया, अभी बताता हूँ। आपको बखूबी पता है, अमोटाइज कॉस्ट पे तब लेके आऊंगा। सुन, आप तो गोली गोली जाएगा क्योंकि तुमने बड़ा टाइम लगाया हुआ है। अमोटाइज कॉस्ट पे इशूअर की अकाउंटिंग है, इन्वेस्टर भूल जाओ। अच्छा, इन्वेस्टर कौन है? जो पैसे देता है, उसके लिए एसेट है। इशूअर कौन है? जो पैसे, इसके लिए लायबिलिटी है। वेरी गुड, यानी ऑब्लिगेशन टू पे। अच्छा, आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर इशूअर की नीयत ये है कि उसने जितने पैसे लिए हैं और वो आखिर तक उसको रखेगा और आखिर में पैसे वापस करेगा, और ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट पे करेगा, तो सिमिलरली वो सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स है, पर कलेक्शन है, पेमेंट है। कलेक्शन किसके लिए? इसके लिए पेमेंट। यानी मैं ये कह सकता हूं, हेल्ड टिल मेच्योरिटी। अगर ये मेच्योरिटी तक रखेगा तो कितनी चीजें पे करेगा? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अगर आपको सवाल में मैं कहूं तो देगा कौन? देगा ना, वो रखेगा तो ये देगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ भाई, अगर मैं आपको सवाल में लिख के दूं, अब सुनना सुनना सुनना, मेरी बात सुनना। कंपनी इशूड
10,000 बॉन्ड्स, तो मैं इन्वेस्टर की अकाउंटिंग करूंगा इशूअर की? फिर सुनो, कंपनी इशूड 10,000 बॉन्ड्स, इशूअर की अकाउंटिंग, पक्की बात है एक ही फर्क आपकी दुनिया बदल देगा, एक ही जो वर्ड है ना ये दुनिया चेंज कर देगा। अगर आपने अकाउंटिंग गलत की ना गए एक नंबर भी नहीं मिलेगा। इशूड के नाम से आपने पकड़ा किसकी अकाउंटिंग करनी है? इशूअर की। क्यों? क्योंकि मैंने बॉन्ड इशू किए होंगे, मुझे पैसे मिले होंगे। वहां पे लिखा होता है कंपनी परचेज, कंपनी 10,000 बॉन्ड, यहाँ पे क्या लिखा होगा? कंपनी इशूड। यानी कंपनी जैसे ही आप देखो कंपनी ने इशू किए तो आप बोलोगे इशूअर की अकाउंटिंग करनी है। इशूअर की अकाउंटिंग अपने हिसाब से नहीं करोगे, इंटेंशन देखोगे। अगर इशूअर की इंटेंशन ये है कि उसने जो पैसे लिए हैं वो वापस करेगा सूद समेत आखिर में और ड्यूरिंग द ईयर जो कूपन पे करता है, तो सीधा सीधा किस पे आऊंगा? सिंपल केस है, आसान है ये। चलिए जी सर, इसके बाद अकाउंटिंग नहीं सीखी, खाली अभी देख रहे हैं कि कहां कहां जा सकता है। मैं बता रहा हूं इसमें दूसरा मॉडल जो अलाउड है वो क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। आप जरा गेम समझना। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे एक इशू तब आता है, जरा फोकस करना, एक बिजनेस सेंस बता रहा हूँ। मुझे आज एक प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, मेरा ऑथराइज कैपिटल फुल हो चुका है, तो क्या मैं पैसे नहीं ले सकता आवाम से? कौन सी सिक्योरिटी इशू करके? डेट सिक्योरिटी, बॉन्ड इशू करूं, डिवेंचर इशू करूं, हो सकता है ना। चलिए जी अब आगे मेरी बात सुने। मैंने क्या किया, मुझे पैसे चाहिए थे 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? पर मुझे सामने वाले को इंसेंटिव देना था, भाई 3 सालों की सिक्योरिटी इशू कर रहा हूँ, तो उसने मुझे पैसे दे दिए। अच्छा, अब मुझे इतना पता है जिस प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगा रहा हूँ ना, उसमें पहले साल के आखिर में ही ऐसा वीआईपी रिटर्न आएगा कि मैं पहले साल के आखिर में ये लायबिलिटी फारिग कर दूंगा। सर नहीं समझ आया, वापस से। मैंने लिए 1 मिलियन रुपीज, 10,000 बॉन्ड इशू किए, 100 रुपए का एक हो गया। 1 मिलियन रुपीज लिए लोगों से, मैंने ये कह के लिए मैं 3 सालों तक रखूंगा इसको, सही है। पर मेरी इंटेंशन ये 1 साल में फारिग। अच्छा, अब सुनना मेरी बात है, ये बड़ी मजे की गेम है तो समझाने के लिए ये वाला मॉडल, क्योंकि हम उसका उलट सीख रहे हैं ना। अगर मैं ये सोचूं कि मैं इसको 3 साल ही रखूंगा, 3 साल इंटरेस्ट पे करता रहूंगा, आखिर में उसका प्रिंसिपल पे करके फारिग, तो किस कौन से मॉडल पे? अच्छा, फिर मैंने लोगों को ये कहा मैं 3 साल की सिक्योरिटी इशू कर रहा हूं, आपको पैसे देने, भाई लोगों ने पैसे दे दिए, बॉन्ड जिसने जितने खरीदे। मैंने 10,000 सिक्योरिटी इशू की। मेरी इंटेंशन ये है, मुझे पता है विद इन 1 ईयर मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसे ले रहा हूँ वहां से इतना सफिशिएंट कैश इनफ्लो आ जाएगा मेरे पास कि मुझे आगे लायबिलिटी कैरी करने की नीड। तो आप बोलेंगे सर ये क्यों लायबिलिटी फारिग कर रहा है? इसलिए ताकि आगे का इंटरेस्ट ना देना पड़े, इसलिए आगे का। अब तुम बोलोगे कि सर फॉर एग्जाम्पल मैंने पैसे लिए, मैंने आज डे 1 पे 100 रुपए का बॉन्ड इशू किया। कितने बॉन्ड है? तो मैंने एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट डिबेंचर पेबल क्रेडिट, कितने से? ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह अपनी जगह होगी अभी तो समझाने के लिए, सही है भाई। इसके ऊपर क्या मैंने ऐसे ही फ्री में लिए इंटरेस्ट दूंगा? क्योंकि मेरी लायबिलिटी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, वो अभी हम सीखेंगे आगे जाके, सही है जी। ओसीआई क्यों नहीं हमजा ताज, मैं यही तो सिखा रहा हूँ, पहले ये तो सीख लो, पहले वो क्यों आता है, वो नहीं आता वो बता दूंगा एक एक करके। मेरी इंटेंशन ये है कि भाई मैं इस पर 10% का रिटर्न दूंगा। मैंने एक एंट्री बनाई होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश, 1 लाख रुपए आ गया ना सीधा सीधा। अच्छा, रिपोर्टिंग डेट आ गई, सुनना मेरी बात। रिपोर्टिंग डेट आ गई, तुम्हें पता है ना मार्केट में तुम्हारी सिक्योरिटी की फेयर वैल्यू चेंज होती है, हाँ या नहीं? अच्छा, सिक्योरिटी की फेयर वैल्यू ऊपर कब जाएगी? जब हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, मार्केट का कम हो। तो मेरे ख्याल से वो 100 रुपए की वैल्यू से ऊपर चला जाएगा, हाँ या नहीं? क्या मैं अपने जो मेरा इन्वेस्टर है, जिसने मुझे पैसे दिए हुए हैं, उसको कंपेल कर सकता हूँ 1 साल बाद? तुमने 100 रुपए का मुझसे खरीदा था, तुमने 3 साल के रिटर्न का वादा किया था मैंने तुमसे, आज मैं तुम्हें ये रिडीम करता हूँ हाथ के हाथ। क्योंकि देखो तुम बोल रहे ना कि वहां पे सिक्योरिटी जो बेच रहा था उसको कंपेल कौन करता है? इशूअर। उसको कंपेल कौन करता है? इशूअर। अब गेम देखो मार्केट में चल क्या रहा है, उसने कहा 1 साल लैप्स हो गया, मुझे आगे 1-1 लाख रुपए पे नहीं करना। 1-1 लाख रुपए 2 सालों में कितना? 2 लाख रुपए। इशूअर की इंटेंशन ये, मुझे आगे इसको बल्ली को लेके ही नहीं जाना, मेरे पास इतना पैसा आ गया, आज ही लाइबिलिटी को फारिग करो। पर अगर 100 रुपए की फारिग करोगे वो राजी नहीं होगा, तुम्हें इस पे देना होगा प्रीमियम। क्या देना होगा? तो उसको प्रीमियम मिलता है, ये प्रीमियम देता है। समझ आ रही है? हमने अभी डिस्पोजल का केस किया था ना, 1 साल के बाद अगर डिस्पोज किया है तो डिस्पोजल क्या इसने ऐसे ही किया होगा या इन्वेस्टर को फायदा होगा तो करेगा? तो ये फायदा देगा कौन उसको?
इशूअर। ये बात समझ आ रही है? मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको नियत देखनी है डे वन पे। क्या ये बात समझ आ रही है कि अगर मेरी इंटेंशन ये है कि मैं भले ही 3 साल की सिक्योरिटी इशू कर रहा हूँ, पर 1 साल के अंदर फारिग कर दूंगा, तो क्या आपने वो सिक्योरिटी ली ही इसलिए ताकि सेटल करें? तो कौन से मॉडल पे आओगे? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। तो फिर आगे तक लेके जाओ। फिर कौन सा मॉडल? इंटेंशन वाली तो आखिर तक इस पे रखोगे और आखिर में पे हो जाएगी। भाई मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे आ गए और फॉर एग्जांपल आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गई, तो अब आपकी मजबूरी, आपसे कोई रिडीम नहीं करेगा। आप आपकी मजबूरी है कहां तक लेके जाओगे? एंड तक। एंड तक लेके जाओगे। पर क्या दोनों की अकाउंटिंग सिखाई मैंने अभी? नहीं। पर क्या सिर्फ ये समझ आ रहा है कि अगर मैं पीएनएल पे आ भी गया तो लाजमी नहीं है कि मैं वाकई सेटल करूंगा। हो सकता है सेटलमेंट पॉसिबल नहीं हो, और सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है तो आप फिर कितने साल लेके जाओगे उसको? और उसकी नॉर्मल अकाउंटिंग हो जाएगी, वो तो हम सीखेंगे एक एक करके। इशूअर एक्स्ट्रा पे करेगा, बिल्कुल। अब एक एक करके मुझे अब बात बताओ। मैंने 10,000 सिक्योरिटीज इशू की, बॉन्ड इशू किए, डिबेंचर इशू किए। जी रजा पूछो, मैं जब तक इनसे बात करूं। मैंने 10,000 बॉन्ड इशू किए हैं, मेरे पास पैसे आ गए, हाँ या नहीं? मुझे अकाउंटिंग अभी सीखनी है इशूअर की। मेरी पहली इंटेंशन, पहली नियत ये है कि भाई मैं सिक्योरिटी को रखूंगा आखिर तक। आखिर तक इंटरेस्ट दूंगा, आखिर में प्रिंसिपल पे करके फारिग। कौन सा? मैं इशूअर हूं। दूसरी चीज, मैंने कहा मैंने आज इशू 3 साल के लिए की है, पर मेरी नीयत यह है कि मैं इसको टाइम से पहले सेटल करूंगा। पर फिर आपको याद आएगा, सेटल करने के लिए एक बात है कि सामने वाले को फायदा होना चाहिए और आपको नुकसान होगा। आप बोलोगे सर नुकसान पे सेटल कैसे करेंगे? भाई वो नुकसान उस इंटरेस्ट के मुकाबले में कम होगा। अगले 2 सालों में कितना पे करना था? तो अब जब आप उसको कन्विंस कर रहे हो ना कि भाई ये ले या फारिग कर इसको, मुझे आगे बल्ली नहीं लेके जानी है, तो वो जो एडिशनल पे करोगे वो लाजमी लाजमी 2 लाख रुपए से कम होगा। तभी तो जाके आपको फायदा होगा, हाँ या नहीं? तो इसमें विन विन सिचुएशन है, इन्वेस्टर को भी फायदा। तो अब आप बोलेंगे सर इन्वेस्टर को कैसे फायदा? उसके एक तो पैसे वापस मिल जाएंगे और एडिशनल गेन भी मिल जाएगा। ये बात समझ आ रही है जी? तो पता टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो होती है। मैं आज तेरे को एक चीज बेचता हूँ, मैं बोल दूं 2 साल बाद पैसे दियो, तो 2 साल तू चक्कर लगाता रहेगा मेरे पास? या आज ही बोलूं थोड़े पैसे ज्यादा लेके आज ही फायदा करते को, क्या पैसा अच्छा लगेगा या टाइम अच्छा लगेगा? पैसा अच्छा लगेगा, सही है। अजी सर कंपनी सिंपली जब भी चाहे पैसे देकर सिक्योरिटीज रिडीम नहीं कर सकती। क्यों भाई? वो तो वही तो बोल रहा हूं, तभी तो कौन सा मॉडल है? पीएनएल। है मेच्योरिटी टू अमोर्टाइज कॉस्ट और व्हेन टू सेल प्रीमियम। बिल्कुल सही है, फेयर वैल्यू टू पीएनएल। अच्छा जी, एक बच्चे ने सवाल किया कि सर कंपनी जब चाहे रिडीम नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूं जब चाहे रिडीम कर सकती है, पर शर्त ये है, सुनना, सामने वाला राजी हो। सामने वाला। अब एक एक करके एक और चीज पूछता हूं। तुम्हारी नीयत थी आखिर तक रखोगे, तो क्या रिडीम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें कौन से डे पे डिसाइड होंगी? डे वन पे। अगर आपकी नीयत ये है आज ही पहले दिन पे कि आखिर तक लेके जाओगे, तो कौन से मॉडल पे? अगर आपकी नीयत ये है कि मैंने आज पैसे लिए हैं आवाम से, पर मैं इसको आखिर तक कैरी विद इन ईयर सेटल करूंगा या 2 साल में सेटल करूंगा, तो कौन सा मॉडल? पीएनएल। ये बात समझ आती है भाई? रजा? वो कह रहे हैं सर कैन वी मेक प्री एग्रीमेंट इट कुड बी रिडीम्ड अर्लियर। एग्रीमेंट में लिख दो, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, तो सीधा सीधा कहाँ जाओगे? पीएनएल में जी। कम होगा ना? ऑब्वियसली कम होगा, या उसके इक्वल होगा, तुम यूं कह लो। पर ऐसा नहीं होता ना, वो होता कम है उससे। क्योंकि एक बात करो ना, मैंने कहा 100 रुपए की इशू की थी, 108 पे रिडीम किया, तो 10,000 इंटू 8 करो, 80,000 रुपए ज्यादा दिए। कहा मैं 2 लाख रुपए देता, मैंने ऊपर कितने दिए? 80,000 रुपए। तो मैंने रिडम्शन जो की है वो प्रीमियम पे की है, क्योंकि सामने वाले को 80,000 का फायदा हो गया। अब सामने वाला बंदा 2 साल वेट करता 2 लाख कमाने के लिए, उसने आज ही अपना पैसा भी वापस ले लिया, 1 साल का कूपन भी ले लिया और 80,000 भी कमा लिए। ये बात समझ आ रही है? ये इंसेंटिव होता है मैं सामने वाले को देता हूँ कि भाई रिडम्शन पे। यहां तक क्लियर है भाई? उस्ताद, पक्की बात है? चलिए जी, अब आखिरी बात। मैंने कहा कंपनी इशू 10,000 डिबेंचर्स और ₹100 ईच। मैं यहाँ पे रुक गया, तुम बताओ कौन सी सिक्योरिटी है? डेट सिक्योरिटी है, डेट सिक्योरिटी है। अच्छा, अब कितने मॉडल्स हैं? पहला, दूसरा,
पीएनएल। मैं कह रहा हूं मेरी इंटेंशन ये है कि मैं इसमें जितना भी रिटर्न है वो ओवर द पीरियड पे करूंगा और आखिर में पैसे रिडीम करूंगा। मेरी इंटेंशन ये है अल्टीमेटली सेटल करूंगा। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, क्या दोनों में से किसी की अकाउंटिंग सिखाई? नो सर। अब आप कहेंगे कि सर इसमें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्यों नहीं है, ये भी सवाल आता है। देखो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है ना कि जब फायदा हुआ बेच दूंगा। फायदा तो इन्वेस्टर का होता है, इशूअर का हमेशा नुकसान ही है। इशूअर का हमेशा, क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट पे करना है ना, सही है ना। तो दैट मींस कि इसके अंदर कोई फेयर वैल्यू ओसीआई का चक्कर नहीं है, क्योंकि देखो इन्वेस्टर के लिए बात वो एप्लीकेबल होती है। इन्वेस्टर क्या कह रहा है, मैं इसको तब तक रखूंगा जब तक मुझे फायदा हो। यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता ऐसा कि जब तक रखूंगा तब तक फायदा हो। यहाँ पे कोई फायदे का चक्कर है ही नहीं। इसमें भी एक्सपेंस है, इसमें भी एक्सपेंस है। यहाँ पे नियत ये है कि आखिर तक लेके जाओगे, यहाँ पे नियत ये है कि जल्दी सेटल करोगे। ये बात समझ आती है? तो ये बात क्लियर रहेगी कि यहाँ पे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का चक्कर नहीं है। लिख लो अभी पहले ये, फिर आगे लेके चलते हैं। डिस्काउंट पे रिडेम्पशन तो वो तो प्री डिटरमाइंड है ना जानी, है तो एक्सपेंस ही ना। बिल्कुल न्यू बात बताइए हसान, आप कह रहे हैं अभी ज्वाइन किया जानी। बिल्कुल दो चीजें बताइए, मॉडल बताया मैंने लायबिलिटी के। जी क्या इशू कितने की है? 3 सालों की। 1 साल के लिए करोगे तो उसको करंट लायबिलिटी में दिखाना है, इंटरेस्ट तो फिर भी बुक करोगे, पैसे तो दोगे ना। यानी अभी आखिरी बार बोलूंगा, देख लेना। मतलब वैसे ही क्लास आधे घंटे लेट शुरू हुई और तुम भी अभी आ रहे हो यार। अभी आखिरी बार इनको रिवाइज कराऊंगा, देख लेना। कोई मसला नहीं बाबू, बी ऑन टाइम यार। मतलब एक तो ऑनलाइन ने जिंदगी अजीरन की हुई है। अबे खत्म हो यार, ये दिमाग खराब। हाँ, रिडेम्पशन डिस्काउंट पे बिल्कुल हो सकती है। किसका फायदा होगा? तो नहीं ना, सुन तो ले यार, 1 मिनट यार बाबू इधर। ओ नशे में तो देख लो भाई। अभी इसी ने ये पूछा था कि सर क्या रिडेम्पशन डिस्काउंट पे हो सकती है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल हो सकती है, पर ये तो डे 1 पे डिसाइडेड है ना। रिडेम्पशन डिस्काउंट पे होने का हरगिज मतलब नहीं है कि 3 साल वो सूद पे नहीं करेगा। वो एक्सपेंस तो है, वो पहले दिन पे डिसाइडेड है। पहले दिन पे डिसाइडेड है ना, वो तो अपनी टर्म्स है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फायदा वो नहीं है कि रखूंगा तो मार्केट वैल्यू ऊपर जाने से इशूअर को फायदा हो। भाई तुम मुझे एक बात बताओ, एक लॉजिक ले लो, इधर देखो जानी पप्पू इधर। मैं कह रहा हूं इन्वेस्टर अपने सिक्योरिटीज को कब तक रखता है? जब तक मार्केट वैल्यू ऊपर जाए, ऐसा ही है ना। वो बोलता है फायदा हुआ तो बेच दूंगा, पहली चीज। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सोचो इशूअर के लिए। तुम समझो तुमने किसी से पैसे लिए हुए, सिक्योरिटी इशू करके पैसे लिए हुए, सिक्योरिटी की वैल्यू ऊपर जाएगी तो फायदा किसका है? इन्वेस्टर का। ऑनलाइन वालों तुम भी साथ बोलोगे, सिक्योरिटी की वैल्यू ऊपर जाएगी तो फायदा किसका है? इन्वेस्टर का। तुम्हारा क्या है? नुकसान है। पहली तो बात समझ आती है। अच्छा, तुम बोलो सर कि मैंने रखा हुआ है तब तक रखूंगा जब तक फायदा हो, तो ये बात इन्वेस्टर के लिए तो एप्लीकेबल होती है, इशूअर के लिए क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर सिक्योरिटी में हुआ नुकसान, वो बेचेगा ही नहीं। वो बोलेगा मैं क्यों आखिर तक रखता हूँ, सूद तो कमा लूंगा ना। कि सस्ता बेचेगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सस्ता बेचेगा? अगर सिक्योरिटी सस्ती हुई तो रिडम्पशन जल्दी हो जाएगी ना, पर ये रिडीम करना चाहेगा भी भाई। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की इसने सिक्योरिटी इशू की थी, वैल्यू हो गई 95। इशूअर तो चाहेगा ना कि 95 पे सेटल हो जाए, पर तुम दिमाग लगाओ प्रैक्टिकली, वो पागल है बेचेगा? वो बोलेगा मैं जब रिडम्पशन ही 100 रुपए पे, मैं तो क्यों 95 पे बेचूं, मैं कब तक रखूंगा इसको फिर आखिर तक। ये बात समझ आती है? ये लॉजिक बनाई है स्टैंडर्ड ने इसलिए कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे आने के इसके चांसेस है ही नहीं, क्योंकि ये बात किसके लिए एप्लीकेबल है? और खुद सोचो, अगर वैल्यू कम भी हो गई तो वो कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा। ये बात समझ आती है? चलें जी सर। भाई मैंने आखिरी बार यार प्लीज इसके लिए, एक नया बच्चा आया है अभी, इसने बोला कि सर बता दें अभी तक आपने क्या किया। मैंने बोला हम इशूअर की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, आपने लोगों से पैसे लिए हैं, आपने एंट्री क्या बनाई होगी? कैश, डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, यानी डिवेंचर, पेबल, एक्सवाइजी, सब क्रेडिट। फिर मैंने आपसे पूछा इसमें कितनी टाइप की अकाउंटिंग है? पहली, दूसरा, पीएनएल। आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे तब आओगे जब आपने पैसे लिए हैं इस नियत से कि जितने साल की सिक्योरिटी है उसमें सूद पे करोगे और प्रिंसिपल रीपे कर दोगे। कहानी आखिर तक लेके जाओगे तो कौन सी अकाउंटिंग? फिर मैंने एक और चीज बताई, आपने ये सिक्योरिटी इस नियत से इशू की है, भले ही 3 साल 4 साल के लिए की है, पर नियत ये है कि जल्दी इसको सेटल
करोगे तो कहाँ जाओगे? अच्छा मैं अगर कहता हूँ जल्दी सेटल नहीं भी कर पाए तो क्या यहाँ से निकल जाओगे? तब भी इसको रखोगे फिर आखिर तक लेके जाओगे, ऐसी बात समझ आती है? बस ये बताया था मैंने जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, अमोर्टाइज कॉस्ट की जल्दी से हेडिंग डालें, उसमें कुछ चीजें हैं। हाँ हाँ, ये सिर्फ डेट के लिए है दादा। जीत गए, लव यू। हाँ भाई जीत गए यार, एआरटीटी वाले तालियां हो जाए यार। जीटी से मैच है। अब मेरी ये इंडिपेंडेंस इंपेयर हो जाएगी भाई। पर खैर, हाँ, आईक्यू बाहर हो गई बाबू। जो चीज कंपटीशन में नहीं होती उसका नाम नहीं लेते, बता रहा हूँ। इधर, अच्छा जी इधर आ जाओ बाबू पप्पू जल्दी इधर। खैर गेम तो हारना जीतना है। शहर ये डेट सिक्योरिटीज हैं। यार मतलब मैं कहाँ जाऊं भाई? ओ भाई ये कौन सी सिक्योरिटी सिखा रहा हूँ? यार खुदा के वास्ते ऐसे नहीं मारो यार। मैंने बोला कि भाई सुन लो इधर, मैंने बोला कि भाई देखो यार, इशू है कितने टाइप की सिक्योरिटी इशू कर सकता है। बहुत सुकून से मैं बैठ के पढ़ाता हूँ आराम से आज। आज सिर्फ ये मॉडल करेंगे बस। इधर, मैं इशूअर हूँ, मुझे पैसे चाहिए। मैं क्या क्या इशू कर सकता हूँ? इक्विटी सिक्योरिटी और डेट सिक्योरिटी। इक्विटी सिक्योरिटी इशू करूंगा तो शेयर इशू करूंगा। डेट सिक्योरिटी इशू करूंगा या तो बॉन्ड कर सकता हूँ, या डिवेंचर कर सकता हूँ, या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कर सकता हूँ, या तो टीएफसी कर सकता हूँ। ऐसा ही है भाई। चलें जी, मैंने बोला भाई अगर शेयर इशू करोगे तो उसके लिए तो कोई मॉडल है ही नहीं। उसमें कैश डेबिट शेयर कैपिटल फिर भी सिखाऊंगा। मैंने बोला इक्विटी को कटा दो। कौन सी सिक्योरिटी बची? मैंने कहा मैं इशूअर की अकाउंटिंग सिखा रहा हूं, वो भी वो अकाउंटिंग अगर इशूअर कौन सी सिक्योरिटी इशू करे। डेट सिक्योरिटी यानी वो लोगों से पैसा लेगा, कैश करेगा डेबिट, डिवेंचर पेएबल या बॉन्ड पेएबल या फिर टीएफसी पेएबल XYZ ये क्रेडिट सही है। फिर मैंने कहा कि अगर इस कंपनी ने अपनी सिक्योरिटी इशू की है, यानी सवाल में लिख के दे कंपनी इशूड 10,000 बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच, तो सर ये कौन सी सिक्योरिटी है? डेट सिक्योरिटी है। मैं कौन हूँ? इशूअर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि इशूड का वर्ड लिखा हुआ मिला, तुम्हें पैसा मिला है। फिर मैंने आपको कहा कि जो पैसा आ गया इसकी कोई ना कोई अकाउंटिंग होगी इशूअर के लिए। कितनी अकाउंटिंग अलाउड है? दो अकाउंटिंग, पहली अमोर्टाइज कॉस्ट, दूसरी। अब आप लोगों में से कोई बता देना, आप लोगों में से कोई बता देना, आप बताएं। आप सही है। नहीं ये हमारी बहन, हाँ। आप ये बताएंगे मुझे, अभी जरा सुनना यार सब प्लीज यार, अभी फुल तफरी नहीं कोई, बिल्कुल इधर सुन लो, ये मैं कोई 5वीं बार बता रहा हूँ ये वाली चीज। हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ सकते हैं या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे आ सकते हैं, सही कह रहा हूँ मैं? कौन से केस में, इशूअर के या इन्वेस्टर के केस में? इशूअर के केस में। अच्छा ये यानी बातें नहीं, इशूअर के केस में। मैं कह रहा हूँ मैंने लोगों से पैसे लिए, मैं दो तरीके की अकाउंटिंग कर सकता हूँ, पहली अमोर्टाइज कॉस्ट, दूसरी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। फिर मैंने आपसे पूछा मैं अमोर्टाइज कॉस्ट की कब अकाउंटिंग करूंगा, अभी अकाउंटिंग नहीं सिखाई मैंने, सही है, क्योंकि अब इतने मेच्योर हो चुकी हो तो पहले मॉडल का नाम बता सकता हूँ मैं, अकाउंटिंग सिखाऊंगा अभी। मैंने आपको कहा अमोर्टाइज कॉस्ट पे तब आओगे, सुनना, जब आपकी नीयत हो कि आपने जो लोगों से पैसा लिया है उस पे सूद पे करोगे और आखिर में उसका प्रिंसिपल रीपे कर दोगे, यानी हेल्ड टिल मेच्योरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो किस पे रखोगे? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। ये बात क्लियर है भाई? ऑनलाइन वालों क्लियर है? शहर बहन क्लियर है? अब बता दो। ओके इधर। अब एक और बात बताओ भाई, सुनो यार इधर। अब मेरी अगर नीयत ये है कि मैंने आज लोगों से पैसा लिया है, पर मेरी इंटेंशन ये है कि मैं इसको 1 साल के अंदर अंदर सेटल करूंगा, यानी मुझे लायबिलिटी आगे तक पालने की नीड नहीं है, तो मैं अगर उसको जल्दी सेटल करूंगा तो सेटल एक ही केस में हो सकती है जो तुम्हें लॉजिकली बताया मैंने, कि वैल्यू ऊपर हो जाए, यानी आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू ऊपर हो जाए, ताकि सामने वाले इन्वेस्टर को इंसेंटिव हो कि वो खरीदने बेचने पे मजबूर हो जाए। ऐसा ही है भाई?
अच्छा, यानी रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो जाएगी 1 साल बाद, आखिर में नहीं 1 साल के बाद। बस आपकी नीयत ये है कि आपको लायबिलिटी को आखिर तक कैरी, तो क्या आपने सिक्योरिटी 4 साल के लिए इशू नहीं की होगी? सर सिक्योरिटी 4 साल के लिए ही इशू हुई होगी, पर आपकी इंटेंशन क्या थी डे 1 पे? सेटल कर लूंगा वक्त से पहले। अगर वक्त से पहले सेटल करने की नीयत बांधी आपने तो कौन सा मॉडल? फिर मैंने आपको बताया सर इसके अंदर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्यों नहीं आता, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में याद करो चीज क्या थी, उसको रखूंगा, अगर फायदा हुआ तो बेच दूंगा। अब जरा दिमाग लगाओ प्लीज यार सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ इशूअर के लिए वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है। इशूअर को फायदा कब होगा? जब वैल्यू कम हो। इशूअर को फायदा कब होगा? जब वैल्यू कम हो। चलो ये वैल्यू कम हो भी जाए तो वो बेचने को तैयार, वो बोलेगा मैं रिडम्पशन नहीं कर लूं इससे तेरे को सस्ता बेचूं। ये बात समझ आती है? तो सर यहाँ पे सिर्फ कितने मॉडल्स हैं? अमोर्टाइज कॉस्ट और अल्लाह का शुक्र है, आ जाओ अमोर्टाइज कॉस्ट। सर यहाँ पे भी आईआरआर आता है, इसका मतलब क्या है? एक्चुअल रिटर्न नहीं, यहाँ पे इसका मतलब है अच्छा यहाँ पे भी आएगा सुनना, देखो दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे कूपन का मतलब है वो कॉस्ट इशूअर की जो मैंने प्रॉमिस की है पे करने के लिए, कॉस्ट टू इशूअर प्रॉमिस टू पे। यहाँ पे आईआरआर का मतलब क्या है? एक्चुअल कॉस्ट। सर अभी देखें वो जैसे वो डिटेल में किया था, इसमें भी आईआरआर को डिटेल में घुसाएंगे सुकून से। मैं ये कह रहा हूँ भाई यहाँ पे आईआरआर का मतलब एक्चुअल इनकम है, एक्चुअल कॉस्ट है। जरा सोचो, जरा दिमाग लगाओ। सामने वाला बंदा यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग लिखता भी हूँ, इन्वेस्टर जो है पैसे देता है तो कमाने के लिए, उसके लिए इनकम होती है। ये जो पैसे ले रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, तो इसके लिए मेरे ख्याल से इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। अच्छा तो इसके लिए अगर मैं आईआरआर निकालूंगा तो उसको एक्चुअल इनकम कहूंगा, एक्चुअल कॉस्ट कहूंगा? यार आप जरा ना दिमाग ध्यान से यहाँ पे लगा के, क्योंकि अभी मैंने पास पेपर भी करवाने ना, जरा सुनना इधर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 10% का रिटर्न देने का वादा किया है। किसको? इन्वेस्टर को। हम है इशूअर, ऐसा ही है भाई, फोकस करना। ये क्या है? कूपन है, कॉस्ट टू इशूअर प्रॉमिस टू, ये तो मैं पे करूंगा ही करूंगा कुछ भी हो जाए, ऐसा ही है। अब देखो एक एक करके इसमें चीजें डालूंगा। आपको पता है ना ब्रोकर दो लोगों से कमीशन चार्ज करता है, बायर से भी और सेलर से भी। अब जरा सुनना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले बंदे ने जो सिक्योरिटीज परचेज की हैं, बीच में डीलर ब्रोकर इन्वॉल्व है, इस ब्रोकर ने इन्वेस्टर से भी कमीशन चार्ज किया और इशूअर से भी चार्ज किया। सही है ना सर? यहाँ पे ये बना देते हैं परफॉर्मा। भाई मुझे एक बात बताओ सर, ये बीच में है ब्रोकर है भाई हमारा, ये कमीशन एजेंट है, ये है सर इशूअर और ये है इन्वेस्टर। यार प्लीज मेरी बात सुनना, ये कनेक्ट करना है मैंने। इशूअर ने कहा है इस बाबू को कि मैं रिटर्न कितने का दूंगा, ये है इसका कूपन। अभी कनेक्शन बनाना है इसका। सही है, ये कूपन रेट है। अच्छा भाई ये बोल रहा है तुम दोनों आपस में जो भी करो, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, मेरा सिर्फ एक काम करो, मुझे क्या पे करो? कमीशन। यानी सुनना, ये भी इसको कमीशन पे करेगा और ये भी कमीशन पे करेगा, ऐसा ही है भाई? यानी सर ये ब्रोकरेज कितने लोगों से चार्ज करेगा? दो लोगों से। अब जरा प्लीज मेरी बात सुनना, ये गेम है। मुझे एक बात बताओ, ये जो कमीशन पे कर रहा है कौन? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो कमीशन पे कर रहा है इसके लिए एडिशनल कॉस्ट, ऐसा ही है भाई? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कमीशन इसके लिए एडिशनल कॉस्ट है। इससे इसका आईआरआर क्या होता है? पक्की बात है, क्योंकि इसकी इनकम क्या हो जाती है? अब देखो हाँ, अब यही यही तो सिखाना है आज। मेरी बात सुनो, आईआरआर कम होता है मतलब इनकम कम हो गई, ऐसा ही है? इसके लिए क्योंकि आईआरआर क्या होता है? एक्चुअल इनकम, एक्चुअल कॉस्ट। इन्वेस्टर के लिए इनकम होता है, साथ साथ बोलोगे ढीठ बन जाओ आज, इसके लिए क्या होता है?
एक्चुअल इनकम, सही है। ये जितनी एडिशनल कॉस्ट लगाएगा इसकी इनकम क्या होती रहेगी। अब वापस से सर, ये जो ब्रोकर भंगी है कितने लोगों से कमीशन चार्ज करेगा। हम पहले इन्वेस्टर को रिवाइज करते हैं। मैंने कहा इन्वेस्टर के लिए आइडियली रिटर्न कितना है, 10%। इन्वेस्टर के लिए आइडियली रिटर्न कितना है, 10% का। अच्छा, जब 10% का आइडियली रिटर्न है तो ये इन्वेस्टर जितने एडिशनल जेब से पैसा लगाएगा उसका रिटर्न, यानी मैं कह सकता हूं उसकी एक्चुअल इनकम कम होती रहेगी। दैट मींस कि उसका आईआरआर, क्योंकि उसकी इनकम है। यहां तक कोई मसला ऑनलाइन वालों तो बताओ, फिर मैं आगे जाऊंगा। पक्की बात है उस्ताद, पीछे सब यानी उसको बोला पप्पू क्लियर है, ओके। चलें जी, अब मुझे एक बात बता दो, शहर बहन क्लियर है, आगे चलें इसको लेके। वो क्या बोलते हैं, अमान क्लियर है ये। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, इधर जानी बातें नहीं पप्पू, इधर 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 फोकस। इशूअर की आइडियल कॉस्ट कितनी है जो इसकी जेब से लगेगी। इसको कॉस्ट क्यों कह रहा हूं, इसके लिए एक्सपेंस है, उसके लिए इनकम है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने एडिशनल कॉस्ट इनकर की, यानी इसको मैं कह रहा हूं कमीशन, तो यहां पे इसका आईआरआर ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे सर इसके लिए जो ये आईआरआर है वो एक्चुअल इनकम नहीं है, एक्चुअल, तो क्या इसकी एक्चुअल कॉस्ट 10% रहेगी या उससे ज्यादा हो जाएगी। यानी ये समझ आ रहा है, इसके लिए आईआरआर एक्चुअल कॉस्ट है। ये जितनी एडिशनल कॉस्ट, अब देखो अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं, जितनी एडिशनल कॉस्ट लगेगी उतना इशूअर के लिए आईआरआर, मैं वापस से बोल रहा हूं, जितनी एडिशनल कॉस्ट लगेगी उतना इशूअर के लिए आईआरआर। अच्छा, दूसरी चीज इन्वेस्टर के लिए पूछता हूं, जितनी एडिशनल कॉस्ट लगेगी उसका आईआरआर, क्योंकि उसकी इनकम क्या होगी। यानी सर सिंपल क्यों नहीं कहते हैं, जिसके लिए कॉस्ट है वो जितनी एडिशनल कॉस्ट लगाएगा ज्यादा होती रहेगी, जिसके लिए इनकम है जितनी एडिशनल कॉस्ट लगाएगा उसकी इनकम। यहां तक समझ आता है, सिर्फ इतना छापो पे उसको आगे कनेक्ट करूंगा, सिर्फ इतना छापो बस। एक ही होता है, ये बैंक होता है बीच में जो अरेंज करता है पैसे। हाँ बिल्कुल तैमूर। रजा तेरा पूरा नाम क्या है। हाँ रजा, कोई जानता है रजा को यहाँ पे। रजा हसन, ओके। अब सुन, अबे यार मैं बोलूंगा तो तू नाराज हो जाएगा। भाई रजा ने कहा कि ब्रोकर को उर्दू में क्या कहते हैं, मैंने कहा तेरे अब्बू का जो आखिर में नाम आ रहा है ना वो लिख दे। सीधी सी बात है रजा हसन, होप तुम समझ गए होगे। खैर, तेरी पहुंच से ऊपर है ये। हाँ अभी वो करवाऊंगा ना अलग अलग। अच्छा, क्या ये बात समझ आ गई कि इशूअर जितनी एडिशनल कॉस्ट लगाएगा उसकी एडिशनल कॉस्ट लगने के साथ ही उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होती रहेगी, तो आईआरआर भी ज्यादा होता रहेगा। अब देखना है कि इसको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा इसके मॉडल के साथ। ये कॉपी कर लिया। चलें जी, अब हम आते हैं सवाल पे। जी बाबू, कोई सवाल। क्या कह रहे हैं। अच्छा, अच्छा भाई ये देखो, शेजू लिमिटेड इशूड, इशूड आ गया सर, इशूअर है, पक्की बात है। 10,000 बॉन्ड्स, कौन सी सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटीज, ऑन January 1 2020 ऑफ रुपीज 100 each टू HYK लिमिटेड, प्लीज सुनना, कैरिंग अ रिटर्न ऑफ। अच्छा, मैंने किसी से पैसे लिए हैं बॉन्ड इशू करके, उसको रिटर्न देने का वादा कितना किया है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं सर, सुनना मेरी बात, कि ये कुपोन है,
सही है, प्रॉमिस टू पे, ऐसा ही है भाई। रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड इज ऑन दिसंबर 31 2022 एट par value. ट्रांजेक्शन कॉस्ट एप्लीकेबल इज 3%। एक्चुअल कॉस्ट इसकी आ रही है 11.2326, तो वो तो 10% थी। अच्छा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से इसका IRR, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, इनकम। वेरी गुड यार, चलें जी, आपको ये तो पता लग गया ना कि इसका IRR ज्यादा क्यों है, अब कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलें जी, अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब भी पता है किसी को? नहीं, अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब पूछ रहा हूं, उसके मॉडल पे आता हूं, ये कब नहीं पूछ रहा। एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट या इशुएंस। एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ इशुएंस। यानी सर, अब सुनना मेरी बात, स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि जो आपने अब आवाम से पैसे लिए हैं, ये पैसे आपको फायदा कितने साल पहुंचाएंगे? 3 साल। तो आप इसको एक्सपेंस आउट भी करोगे कितने साल, पर आप खुद स्ट्रेट लाइन पे करोगे, साल के शुरू में करोगे, आखिर में करोगे, IRR के जरिए। वेरी गुड, अब कैसे करेंगे, यही एक समस्या आया था, देखना। मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, और मैंने कोई प्रीमियम वगैरह पे इशू नहीं किया, ऐसा ही है ना? चलें जी सर, मैंने क्या किया भाई, फेस वैल्यू पिक की, 10,000 इंटू 100, 1 मिलियन आ गया, ऐसा ही है भाई। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ इस वाले केस में फेस वैल्यू और फेयर वैल्यू इक्वल बात है, हाँ या नहीं? या आप सुनना जरा, इसमें आ गई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कितने परसेंट है? 3%। कितनी आती है? 30,000। टोटल कितना? इसमें करूंगा लेस, सुनना, अभी 9 लाख कितना आ गया, 70,000। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर लेस क्यों किया, सुनना प्लीज यार फोकस के साथ। सामने वाले बंदे से मेरे ब्रोकर ने मुझे अरेंज कितने करवा के दिए? 1 मिलियन। प्लीज यार, प्लीज रिक्वेस्ट है, काम बंद करके अभी फोकस जरा समझो पहले। सामने वाले बंदे से मुझे ब्रोकर ने अरेंज करवा के दिए 1 मिलियन, सही है। अब ब्रोकर जब तुम्हें पैसे दे रहा होगा, सुनना, वो अपना कमीशन काट के देगा, तो तुम्हें नेट कितने देगा? 970। ये बात समझ आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, ये 970, या सर मतलब ये तो ये बात हो गई कि ये तो एक्सपेंस में ही नहीं गया, एक्सपेंस बनेगा कितने सालों में? या आप जरा प्लीज ना इधर फोकस करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इधर देखो सब। क्या मैं कह सकता हूं मैं 970 के ऊपर, ऑनलाइन वालों तुम तो स्पेसिफिकली देखना, क्या मैं 970 के ऊपर ये रेट लगाऊंगा? मेरा एक्सपेंस, सुनना, मेरा जो एक्सपेंस है आइडियली आना चाहिए था 1 लाख रुपए का, पर मेरा अब एक्सपेंस 1 लाख रुपए नहीं आएगा, उससे किस वजह से? वेरी गुड, यानी अब आपका एक्सपेंस 1 लाख नहीं रहा, 1 लाख समथिंग हो गया है, जिसमें 30,000 रुपए की क्या है, जो कि रिकॉर्ड होगी कितने सालों में, किस रेट के जरिए? IRR के जरिए। ये बात समझ आ रही है? यानी सर पहले तो एक चीज हमारे दिमाग में आ गई, जब भी इशूअर होगा, IFRS में सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है कि इशूअर की अकाउंटिंग के केस में ब्रोकर विल डिडक्ट डियर कमीशन एंड यू नीड टू रिकॉर्ड इट ऑन नेट बेसिस। तो सर उसकी लॉजिक समझ लो, आपको जो ब्रोकर पैसे अरेंज करवा के देगा, तो क्या वो उसमें से अपना कमीशन काट के तुम्हें पैसे देगा? तो तुम्हें पैसे कम मिलेंगे ज्यादा? अच्छा, तो फिर इन्वेस्टर से कनेक्ट करो, इन्वेस्टर पैसे देता है, तो वो पैसे देता है तो वो उसको ऐड कर देता है। जो ये इशूअर है, इसको पैसे मिलते हैं सारी चीजें कट पिटाने के बाद। समझ आ रही है बात? क्लियर है? अच्छा, यानी इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इशूअर, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ is at fair value less transaction cost. Initial recognition of issuer is at fair value less transaction cost. लिख लो अपने पास, इनिशियल रिकॉग्निशन जो है हमारे इशूअर की, वो किस पे होगी? फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, दैट्स इट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के केस में। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, क्योंकि इस वाले सवाल में कोई प्रीमियम नहीं है ना। फेस वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू, सही है इस वाले सवाल में। तूने मैच खेला था हमारा आज? तू पता नहीं कहाँ खेलता, तू पानी वानी पिलाता लगता है। क्या छोड़ दिया आज, लानत तेरी शक्ल पे। और एम्पायर तेरे पीछे, एम्पायर तो होता ना तेरे पीछे। तेरे को पता नहीं लगता आउट कब हुआ तू? हाँ,
इधर। अच्छा भाई इधर देख लो यार प्लीज। सर कंपनी ने 10,000 बॉन्ड इशू किए हैं, सिर्फ ये बात समझ आ रही है इनिशियल रिकॉग्निशन होगी फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। आप सुनो जरा गेम देखो इसमें। देखो यार इसकी एक और लॉजिक मैं बता देता हूँ तुम्हें। ये लेस करके जो रिकॉर्ड हो रही है ना, इसी वजह से तुम्हारा आईआरआर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि तुम एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे ज्यादा। क्योंकि टेक्निकली मैं तुम्हें कहता हूँ ना कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? कैपिटलाइज होती है। यहाँ पे कैपिटलाइज करने का मतलब है आपने डिडक्ट किया उसको, क्योंकि आज आपने कम पे रिकॉर्ड किया है, रिडम्पशन होगी ज्यादा पे। तो ओवर द पीरियड ये ग्रो हो के किस पे पहुंच जाएगा? 1 मिलियन पे। तो 30,000 रुपए का एडिशनल एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा नहीं सर। पर आप सिर्फ इतनी इतनी सी चीज याद रखो, जब भी इशूअर होगा तो सामने वाला बंदा जो तुम्हें पैसे दे रहा होगा वो अपनी कमीशन डिडक्ट करने के बाद देगा। तो तुम लेस करोगे ऐड करोगे? लेस करोगे। फिर मैंने आपको एक और लॉजिक दी कि आईआरआर कूपन के मुकाबले में ज्यादा क्यों है? एडिशनल कॉस्ट की वजह से। वो क्या है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। तो उसकी वजह से आईआरआर भी क्या है? तो मुझे बताओ हर साल आइडियली जो एक्सपेंस बुक होना चाहिए वो होना चाहिए 1 लाख रुपए का। पर क्या अब 1 लाख रुपए हुआ या उससे ज्यादा का? किसकी वजह से? ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से, जो कि आईआरआर के अंदर ऑलरेडी शामिल है। क्या ये बात समझते हो? पूरे सालों में 3 सालों में जो भी एडिशनल कॉस्ट होगी 3 सालों के सम में वो 30,000 की इक्वल होगी। पक्की बात है? आओ चेक करते हैं सर। मुझे एक बात बताएं सर, पहले दिन पे क्या एंट्री ये बनाऊं? कैश डेबिट और बॉन्ड पेएबल क्रेडिट। कितने से भाई? 970। क्या इस बात पे ईमान है? इस 970 के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हुई हुई है? नेट ऑफ हुई हुई है। चलिए जी सर, हमने क्या किया? ये रखा ओपनिंग, इंटरेस्ट एक्सपेंस, कैश और क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है भाई? 970। मुझे एक बात बताओ भाई, इसमें आईआर कितना? 11.2326। 108,956। सही कौन सा? ये 2020 यही है ना? अच्छा जी, कैश कितना पे करूंगा मैं? 1 लाख रुपए। क्लोजिंग कितना? 978,956। अच्छा जी, मैं ईयर वन की एंट्री बना रहा हूँ, 31 दिसंबर 2020। आप कैश क्रेडिट करूं या डेबिट करूं? क्रेडिट, क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूं। वेरी गुड यार। हमने कैश किया क्रेडिट कितने से? 1 लाख रुपए से। ऐसा ही है भाई? अब प्लीज सुनना मेरी बात। सर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 108,956। क्या मैं ये कह सकता हूं आपने 8,956 का एडिशनल एक्सपेंस बुक किया है? यानी 30,000 रुपए में से कुछ ना कुछ बुक हुआ है, हाँ या नहीं? चलिए जी, तो मुझे एक बात बताएं, बाकी मैं बॉन्ड पेबल को इंक्रीज करूं 8,956 से। ऐसा ही है? वहां पे इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज हो रही होती है, जहां पे लाइबिलिटी हो रही है अमोर्टाइज, यानी वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। सुनना मेरी बात, हमने लाइबिलिटी को आज कितने पे रिकॉर्ड किया है? 970 पे। मेरे ख्याल से ये रिडीम होगी 1 मिलियन पे। तो ओवर द पीरियड एडिशनल एक्सपेंस बुक होते 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 ये कहां पहुंच जाएगी? 1 मिलियन पे। यानी टेक्निकली इसके अंदर मैं अमोर्टाइजेशन कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन कॉस्ट की, जो कि आखिर में आके 1 मिलियन पे पहुंच जाएगी। ऐसा ही है भाई? चलें जी, इसके बाद इस साल का क्लोजिंग बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग 978,956। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आता है? 10,9962। ये आ गया सर वापस 1 लाख। क्लोजिंग कितना? 988,918। सर इसकी फिर एंट्री बनाएंगे भाई 31 दिसंबर 2021 की। कैश हो गया हमारा क्रेडिट कितने से? 1 लाख। इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया हमारा 1099। और मेरा बॉन्ड पेबल 9962। यानी सर मैं कह रहा हूँ 30,000 रुपए में से 2 सालों में कुछ ना कुछ बुक हो चुका है। ऐसा ही है? चलिए जी, इसके बाद सर हम आ गए 31 दिसंबर 2022 पे। हमने यहाँ पे 2022 की ओपनिंग लिख दी 988,956।
918, इस पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 08, 1 लाख आ गया। क्लोजिंग 1 मिलियन। सही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया आपके पास 111,081। कैश हो गया हमारे पास 1 लाख। और बॉन्ड पेबल कितना? यही है भाई। अच्छा, क्या मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि डे 1 पे अगर मैं वैसे इन्वेस्टर के लिए, सुनना, इन्वेस्टर के लिए इनकम के एनालिसिस करता हूँ, इशूअर के लिए किसके एनालिसिस करूंगा? एक्सपेंस के। जरा सुनना, मैंने उसको कहा कि भाई मैं 1 मिलियन पे 10% पे करूंगा, 1 लाख रुपए एनुअली। ऐसा ही है। 3 सालों में कितना? अगर मेरा एक्सपेंस पैसे की वाइज, मतलब अमाउंट वाइज, मॉनेटरी टर्म्स में 3 लाख रुपए जेब से जाएगा तो मेरा परसेंटेज एक्सपेंस कितना होना चाहिए? 10%। अगर इससे 1 रुपया भी ऊपर जाएगा मेरी जेब से तो मेरा परसेंटेज एक्सपेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मेरी कॉस्ट भी क्या हो चुकी है? ज्यादा हो चुकी है। तो आप जरा देखें, क्या आपने एडिशनल 30,000 रुपये और पे किया है? तो आप कितना पे करेंगे एडिशनल? 30,000। तो टोटल कितना पे करेंगे? 330। तो क्या मेरा IRR एक्चुअल कॉस्ट के मुकाबले में ज्यादा है, कम है? ज्यादा है। तो मेरी IRR टेक्निकली एक्चुअल कॉस्ट ही होती है ना। तो जो मैंने वादा किया था 10% देने का, तो मेरी कॉस्ट 10% रह गई है, उससे ज्यादा हो गई है। ज्यादा हो गई है, तभी मेरा IRR भी क्या है? ज्यादा है। अब अगर एक और चीज प्रूव करनी है तुमने कि हमने अकाउंटिंग सही की है, तो इन सब एक्सपेंसेस का सम किसके इक्वल होना चाहिए? देखो, इसी के इक्वल आ रहा है। यही है। सेम है, बेहतरीन है भाई। हाँ बाबू, इसमें और इन्वेस्टर में से क्या फर्क है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट का बस उसमें ऐड होती है, इसमें लेस होती है। नहीं। अच्छा बता। अच्छा सॉरी यार, बता भाई अमान। अबे यार बताना। किया तो था हमने ऐसा सवाल। इन्वेस्टमेंट में नहीं किया था, एक्चुअल से आया कम हो। होगा, अभी आगे है। बताऊंगा ना अभी। सर बॉन्ड पेबल क्रेडिट क्या शो कर रहा है? अच्छा सुन लो, ये भी अच्छा सवाल है भाई। यार प्लीज इधर देखो यार, प्लीज प्लीज इधर देखो यार। भाई मैंने क्या लाइबिलिटी, सुनो सुनो, अभी अभी कनेक्ट कर रहा हूँ उसको। भाई मैंने वैसे सामने वाले बंदे से पैसे कितने लिए हैं? 1 मिलियन। या प्लीज ये जरा गेम है, ये समझना, अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसको। मैंने टेक्निकली आवाम से तो 1 मिलियन ही लिए, सिर्फ रिटर्न भी इस पे ही दे रहा हूँ। तुम देखो, मैंने रिटर्न इसी पे ही दिया है, फेस वैल्यू पे दिया है ना, हाँ या नहीं? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, ऐसा है? चले जी, मैंने रिटर्न तो इसी पे ही दिया है। पर मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं। वो ब्रोकर अपना कमीशन काट के पैसे दे रहा है, ऐसा ही है। यानी मैंने आइडियली जो है लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी थी 1 मिलियन पे, मैंने रिकॉर्ड किए 970 पे। 970 पे रिकॉर्ड किए, मैं वापस कितने करूंगा? 1 मिलियन। चले सर, ये समझ आ रहा है कि मैंने आज एक चीज 970 पे रिकॉर्ड की है, उसको मैं रिडीम कर रहा हूं कितने पे? 1 मिलियन पे। तो टेक्निकली मेरी लाइबिलिटी को किसी ना किसी परसेंटेज से इंक्रीज होना है। और अमाउंट वाइज टोटल कितना इंक्रीज होना है? 30,000 रुपए। ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं यूं करूं, लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एक्सपेंस ज्यादा बुक करूं, पैसे कम पे करूं? एक्सपेंस ज्यादा बुक करूं, पैसे कम पे करूं? तो एक्सपेंस ज्यादा बुक करने से होगा ये, और पेमेंट करने से कम होगा ये, कि हर चीज लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो रही होगी। ये बात समझ आ रही है हमजा? सुनना, वेरी गुड, हमजा को समझ आ गया। भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या यहाँ पे 895 का एडिशनल एक्सपेंस बुक किया है? हाँ या नहीं? इसमें 895 क्या शो कर रहा है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट शो कर रहा है, जो कि किसमें कन्वर्ट हो रही है? लाइबिलिटी में, जो कि ग्रो होते 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 कहाँ पहुंच जाएगी? 1 मिलियन पे। ये बात समझ आ रही है? इसीलिए मेरा IRR क्या था? ज्यादा था। समझ आ रही है बात? क्लियर है भाई अब? सर बॉन्ड पेबल को तो ऑब्लिगेशन टू पे लिख सकते हैं ना? नहीं, पर आप स्पेसिफिक नाम दोगे ना। ऑब्लिगेशन टू पे तो तुम्हें IFRS ने एक ओवरऑल नाम बताया है, पर उसको स्पेसिफिक नाम से नहीं बताओगे।
ऐसे तो मैं बोलूं तुम बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट लिखते हो, एक ही लाइन में सब चिपका दो, क्यों दिखाते हो पीपी, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग? अभी आएंगे डिस्काउंट एंड प्रीमियम के इफेक्ट्स। सही है, यानी ऑनलाइन वालों पहले कंफर्म करो, यहाँ तक क्लियर है ये वाली बात कि शुरू कम से किया, पहुंचूंगा आगे तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, टेक्निकली ट्रांजैक्शन कॉस्ट अमोर्टाइज हो रही है, और लायबिलिटी के अंदर वो क्या होती जा रही है, ऐड हो रही है। चलें जी, बेहतरीन है। अच्छा, अब तुम लोग इतने चीते हो गए, मैं तुम अभी कनेक्ट करूंगा आईआरआर से। भाई मैं इशूअर की आईआरआर की डिस्कशन कर रहा हूँ। किसकी आईआरआर की? इशूअर की आईआरआर की। आप मुझे बताएंगे सब, मैंने अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है इशूअर ने, आईआरआर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टर अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करे तो आईआरआर, क्योंकि उसकी इनकम और इसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। वेरी गुड यार। आगे एक और चीज सुनो, प्रीमियम रिसीव हुआ, रिसीव कम हो जाएगा। पक्की बात है, क्योंकि मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेरी गुड यार। चलो मतलब अब ऐसा, ये तो इतना तो सुकून है मुझे कि रट्टू तोते नहीं हो, अभी लॉजिकली सोच रहे हो, आ जाओ। सही, यानी प्रीमियम रिसीव होगा तो ये मेरी कॉस्ट में कमी लेके आएगा, तो ये भी कितने पीरियड में रिकॉर्ड होगी, ओवर द पीरियड। कौन से रेट के जरिए, आईआरआर के जरिए। वेरी गुड यार। अब एक और चीज, मैंने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है तो आईआरआर क्या हो जाएगा, पक्की बात है। लॉजिकली सोचो, मुझे आज पैसे मिले हैं कम, मैं पैसे दूंगा ज्यादा, तो क्या ही है, कॉस्ट है, ये भी कब रिकॉर्ड होगी, ओवर द पीरियड। वेरी गुड यार। चलें जी, इसके बाद रिडेम्पशन की बात करते हैं। सर अगर मैं रिडीम कर रहा हूं, और रिडीम कर रहा हूं डिस्काउंट पे, हाँ भाई मैं रिडीम कर रहा हूं डिस्काउंट पे, आईआरआर कम या ज्यादा? कम, क्योंकि आप कह रहे हैं हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने पैसे लिए हैं ज्यादा, वापस कर रहा हूं, यानी मुझे बचत है। तो ये बचत भी कैसे रिकॉर्ड होगी, ओवर द पीरियड। कौन से रेट के जरिए? अच्छा, मैंने रिडीम किया है प्रीमियम पे, आईआरआर क्या होगा? भाई समझ आती है, लॉजिकली सोच लोगे एग्जाम में, अगर जो भी पूछे। चलो भाई, ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अमान तुमने बैटिंग की? अबे यार चलना, वो ठंडी बर्फ, बैठा चुपचाप। कॉपी करना है, कॉपी करो। अबे भाई क्या औरत औरत है क्या, इलाके की बातें ही किए जा रहा है, बैठ जा चुपचाप। क्या? बस क्लास के बाद फारिग हूँ, चलते हैं। भाई छाप लिया। हाँ बिल्कुल भाई, आसिफ अली कह रहा है अमान को टीम से जलील करके निकाला है आज। है कौन आसिफ, ये जानता तू? रिडेम्पशन डिस्काउंट और प्रीमियम थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, तैमूर यार जरा देख ले जरा भाई, तैमूर प्लीज यार। भाई तुमने लोगों से पैसे लिए हैं ज्यादा, और पैसे वापस कर रहे हो कम, तो तुम्हें फायदा है। फायदा है तो तुम्हारी कॉस्ट में कमी आ जाएगी ना, आईआरआर कम हो जाएगा। सही है तैमूर? तुमने पैसे लिए हैं कम, वापस दोगे पैसे ज्यादा, तुम्हारी कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। सेट है जी। हाँ आखिर में, आखिर वाली एंट्री बना लो। भाई ये बिल्कुल सही कह रही है, आखिर में एक एंट्री बनेगी, बॉन्ड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? 1 मिलियन से। सही है भाई। चलें जी अगले प्रश्न की तरफ। सही करके देना है तुमको बिल्कुल ये। नहीं नहीं, तब नहीं आएगी महात, बिल्कुल सही कह रहे हो।
सॉरी यार, ये तो म्यूट हुआ था। हाँ भाई, डिस्काउंट कितना है? 50,000। सर ये इसने मेरे इसी चीज ने भी मेरे IRR को क्या किया होगा, इंक्रीज किया होगा। ये आ गया सर 950। ओके जी, इसके बाद कितनी है? 921 500। क्या अभी हम मानते हैं कि 50 और 500 एडिशनल कॉस्ट है? क्या इसको आज ही एक्सपेंस आउट करूं? ओवर द पीरियड IRR के जरिए हो जाएगी? चलें जी, यानी मैं एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ ज्यादा, पे कर रहा हूँ कम, और एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट होता रहेगा, आखिर में वो जाके अपनी औकात पे पहुंच जाएगा। रिडेम्पशन किस पे? पार वैल्यू पे। पर डे वन की एंट्री क्या है भाई? और बॉन्ड पेएबल ओपनिंग आ गया, इंटरेस्ट आ गया, कैश और क्लोजिंग। अभी चल रहा है भाई 2020। ओपनिंग कितना है? इंटरेस्ट कितना? 122 966 पैसे। 1 लाख आ गया क्लोजिंग। वन टू ये फिर 1 लाख रुपए। सही आ गया 2023 में 970496। ये किस पे कितना? 1294 कर लेते हैं ताकि वो इक्वल आ जाए। कितना आ गया? 1 मिलियन। सर पहले साल की एंट्री बता दूं तब भी काफी है। चलिए जी सर, ये आ गया 31 दिसंबर 2020। आपने क्या किया भाई? कैश पे किया कितने का? इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया 122 966। तो आपने बॉन्ड पेबल एडिशनली कितना बुक किया? क्या ये मानते हो कि इसमें जो एडिशनल एक्सपेंस बुक हो रहा है वो इन दोनों में से कुछ ना कुछ बुक हो रहा है, और इन टोटलिटी आखिर में जब जाऊंगा तो टोटल एक्सपेंस जो बुक हुआ होगा वो 78,500 का बुक हो चुका होगा एडिशनल, ऐसा है? चलें जी सर, बेहतरीन है भाई, सबका मैच है, आगे की एंट्री बनाने की नीड है, बन जाएगी। आया काम, आप देखो क्या करना है इसका, करो। इसमें मेरी एक्चुअल कॉस्ट कम है, जो मैंने वादा किया हुआ है, उसके कुछ रीजंस होंगे, वो देखो। सामने सामने एविडेंट है ना इसमें कि एडिशनल इनकम ज्यादा है, एडिशनल कॉस्ट कम है। वो 5% का प्रीमियम मुझे मिल रहा है और एडिशनल जेब से 3% लगा, तो 2% एडिशनल इनकम बन रही है। हो गया 30। थक गया है। बहुत आसान, अभी कराते हैं ना। हाँ बाबू।
प्रीमियम ऐड होगा ना, प्रीमियम पैसे ज्यादा मिल रहे हैं मुझे। फेयर वैल्यू पे पहुंचने के लिए तो प्रीमियम तो हमेशा ऐड होगा ना। रिडेम्पशन किस पे? हाँ, पार वैल्यू पे आ गया 1 मिलियन। एंट्रीज बनवाओ, डेबिट हो रहा है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से उलट केस है, इसमें एक्सपेंस बुक कर रहे हो कम, पे कर रहे हो ज्यादा, तो लायबिलिटी इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रही है। कल ऑफ है। मतलब इतने सवाल करने के बाद तुम एटलीस्ट ये IFRS 9 तो भूलना तो नहीं चाहिए अब आगे। नहीं भूलोगे ना इंशाल्लाह। कल सारी क्लासें ऑफ हैं सिवाय CA फाइनल के। मैच हो गया भाई महत। आ जाओ बाबू, फेस वैल्यू बताओ। फेस वैल्यू कितनी है? 1 मिलियन। प्रीमियम भी मिला है आपको? हाँ भाई, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है? 31500। 1018। अच्छा, आपने कैश किया होगा डेबिट, और 1018,500 से बॉन्ड। सर ओपनिंग आ गया, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। 2020 में आ गया 1018,500। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? 94371। कैश 1 लाख। 2871। 1012,871। इस पे इंटरेस्ट कितना? ये कितना? 1006,720। इस पे इंटरेस्ट कितना? 93280। ये आ गया 1 मिलियन। हाँ भाई, इस वाले सवाल में प्लीज सुनना यार। इस वाले सवाल में अगर आप ये देखें कि आपने सामने वाले से वादा किया 10% देने का, पर आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट लग रही है वो 10% से कम है, मैं कह सकता हूँ जस्ट ड्यू टू प्रीमियम। प्रीमियम ने आपकी एक्चुअल कॉस्ट को क्या किया हुआ है, और उसका बेनिफिट भी आपने कितने सालों में स्प्रेड किया है? 3 सालों में। वो कौन से रेट के जरिए? अच्छा, यानी मैं ये कह सकता हूँ इस वाले सवाल में जो मैं एक्सपेंस कम बुक कर रहा हूँ, टेक्निकली वो एडिशनल इनकम बुक कर रहा हूँ। कितने सालों में?
3 सालों में। चलिए जी, 1 साल की एंट्री बना देता हूं मैं भाई। इसमें आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस किया होगा डेबिट 94371, आपने कैश किया होगा क्रेडिट 1 लाख, और बॉन्ड पेबल हो गया होगा डेबिट 5। यही है भाई? कितने लोगों ने ये तुम में से वैसे एंट्री सही बनाई थी? सबने डेबिट किया था? गुड है। सही की थी गलत? पता है जानबूझ के क्रेडिट में घुसा दिया, मैच हो नहीं हो। चलो ओके। अच्छा जी, अब प्लीज यार इधर, अमोर्टाइज कॉस्ट तो तुम्हें समझ आ गया, वही कहानी है, 10 सवाल भी कर लो, गेम ऑन है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मेरी इंटेंशन ये है, वेरी गुड करिश्मा, मुझे एक बात बताओ, वेरी गुड हमजा, मेरी इंटेंशन ये है कि मैंने आज जो बॉन्ड इशू किए हैं या टीएफसी इशू किए हैं उसको मैं अल्टीमेटली सेटल करूंगा, तो किस पे रखूंगा? अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें गाइडेंस दूं, खुद करके दिखाओगे सवाल? कुछ भी मसला नहीं है, फेयर वैल्यू पे लेके जाना है ना। अब सुनना प्लीज, जब मैं ये कह रहा हूं कि मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी की वैल्यू में इजाफे को मैं एक्सपेंस कहूंगा, इनकम? एक्सपेंस। वापस से सुनो सर, आज लायबिलिटी मेजर हुई हुई है 1020 पे, अज्यूम कर रहा हूं, और लायबिलिटी की फेयर वैल्यू हो गई है 1030, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी तो एक्सपेंस भी। अच्छा, अगर लायबिलिटी कम होगी तो एक्सपेंस कम, यानी इनकम में बदल जाएगा, ऐसा ही है भाई? तो पहले तो एक काम करना है, पहले तो एक काम करना है जो हमने उसमें किया था इन्वेस्टर के टाइप पे, पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में क्लोजिंग अमाउंट निकालोगे। मेरे ख्याल से क्लोजिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट सेम होंगे, सही है? इसको किस पे लेके जाओगे? फेयर वैल्यू पे। चेंजेस कहाँ पे? पीएनएल में, ये सीखा हुआ है। अच्छा, फिर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में फेयर वैल्यू का गेन या लॉस कहाँ जाता है? इंटरेस्ट भी कहाँ जाता है? तो ये जो फेयर वैल्यू होगी अगले साल की, पर अब आईआरआर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब आईआरआर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। सर मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, खाली आप ये सवाल देखें, और मुझे इतना पता है कि तुम लोग उसको अटेम्प्ट कर लो, मैं खाली रीड कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, सही है? तुम्हें पता है तो देखो, अख्तर लिमिटेड इशूड 12,000 TFCs on January 1, 2000। इशूड का मतलब क्या है? इशू वन है सर, 12,000 सिक्योरिटीज हैं ऑफ ₹100 ईच। शाहिद लिमिटेड को बेची है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर TFC, ऐसा ही है? कैरिंग अ रिटर्न ऑफ, ये 12% क्या है? कूपन रेट। वेरी गुड यार। अच्छा, यानी 100 रुपए की चीज 102 में बेची है, देखो फेयर वैल्यू भी यही है, ऐसा ही है? अच्छा, रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड इज ऑन 31 दिसंबर 2022 एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज, यानी रिडेम्पशन है 5 पे ज्यादा, सही है? 5 रुपए ज्यादा, यानी 5 रुपए के प्रीमियम पे। इसके बाद 2022 है ना? अच्छा जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एप्लीकेबल इज 3%। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अख्तर लिमिटेड जो कि इशूअर है 13.9108 है। जरा आखिरी बार मुझे बताओ, मैंने सामने वाले को वादा किया है मैं आपको रिटर्न दूंगा 12% का, तो ये एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा कैसे है? एक तो मैं रिडम्पशन किस पे कर रहा हूँ, और एक और चीज पे कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एप्लीकेबल। अब सुनना मेरी बात प्लीज, इसमें पहली एंट्री में बनाऊंगा, आखिर तक आप लेके जाएंगे। अख्तर लिमिटेड इंटेंशन इज टू कैरी दिस सीएफसी टिल, अच्छा आप सुनना, अब एक मैं यही तो सिखा रहा हूँ, सुनो। अख्तर लिमिटेड की क्या है इंटेंशन? मेच्योरिटी तक लेके जाएगा। अब जरा प्लीज एक बात सुनो, अगर मेच्योरिटी तक लेके जाएगा, प्लीज सुनना 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 सुनना, तो ये तो इशूअर है, ये कौन है? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की अकाउंटिंग बनती नहीं है, सही है? कब बनती? जब लिखा होता इंटेंशन इज टू अल्टीमेटली सेटल, ऐसा ही है? सेल नहीं, सेटल। सेल कौन करता है? इन्वेस्टर करता है। चलें जी, हाउएवर शाहिद लिमिटेड इंटेंशन इज टू कीप टीएफसी बट शाहिद लिमिटेड विल सेल इफ प्राइसेस आर, ये किसकी बात कर रहा है? इन्वेस्टर की। अब सुनो, बच्चों का सामने से ये आता है कि सर आप लोग ना अलग अलग भी करवा दें तो करवा दें, एक साथ सवाल में आ जाए तो कैसे करेंगे? यानी इसमें इशूअर भी है और इन्वेस्टर भी है। इशूअर रखेगा अमोर्टाइज कॉस्ट पे, इन्वेस्टर किस पे रखेगा? तो अलग अलग नहीं रख सकते भाई, वो अलग बंदा है, ये इसकी नीयत अपनी है, उसकी नीयत अपनी है। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें जो इशूअर है, जो इशूअर है वो किस पे रखेगा? इन्वेस्टर ओसीआई पे। अब आगे देखें, एक्चुअल रिटर्न ऑफ शाहिद लिमिटेड, रिटर्न क्यों कह रहा हूं?
उसकी इनकम है और उसके लिए कॉस्ट है। अच्छा जी, वो बोल रहा है जनरल एंट्रीज बनानी है फॉर ऑल ईयर्स और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाने यानी लायबिलिटी या एसेट दिखाना है व्हाटएवर द केस इज, और हाँ 2 सालों के लिए, और शायद लिमिटेड के और जो भी आपका इशूअर है, यानी आपको इशूअर की भी अकाउंटिंग करनी है और इन्वेस्टर की भी अकाउंटिंग करनी है। जरा दोनों की अकाउंटिंग करके दिखाएं, अभी भी पीएनएल वैसे शुरू नहीं हुआ, उससे ही करके दिखाओ जल्दी से। इशूअर रखेगा अमोर्टाइज कॉस्ट पे, इन्वेस्टर किस पे रखेगा, ओसीआई पे, डिपेंड्स अपॉन सवाल में लिखा हुआ है। नहीं नहीं गोली गोली होगा, करके देखो। दोनों का डेटा अलग अलग बनेगा, दोनों का टेबल भी अलग बनेगा। अच्छा पीएनएल शुरू नहीं हुआ अभी, इस वाले सवाल में नहीं है पीएनएल। हाँ बिल्कुल, अख्तर लिमिटेड लिखो, ब्रैकेट में इन्वेस्टर इशूअर लिख दो। हाँ नहीं फेयर वैल्यू पर नहीं लेके जाओगे क्योंकि डेटा नहीं है ना, बोला भी नहीं है। हाँ जूम करूं तो बुक नहीं है। पर इसमें दोनों करना है नबीरा, दोनों की अकाउंटिंग करनी है, इन्वेस्टर इशूअर बोथ। सही बात है ताबिश।
मैच हो गया, चलो सही है। मैं कह रहा हूँ इश्यूर हो गया ना तुम लोगों का, सबका ऑनलाइन वालों इश्यूर हो गया, वो मैच भी हो गया, बस बेहतरीन है। इन्वेस्टर पहले किया, चलो अच्छी बात है, करो करो।
करंट मेच्योरिटी नहीं, नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है इसमें, सीधा सीधा बॉन्ड पेबल। आ जाओ भाई इधर। हाँ भाई, पहले इशूअर की अकाउंटिंग कर ले भाई। बाबू बबलू इधर, जानी इधर देख लो सब। भाई फेस वैल्यू कितनी है? 1.2 मिलियन। प्रीमियम है कितने का? ये कितना आ गया? ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी? कितना? 36720 लेस करूं? 1187280। आपने इसकी एंट्री बनाई होगी इशूअर में कैश डेबिट और बॉन्ड पेएबल क्रेडिट। 1187280 आ गया भाई ये। चलिए जी सर, कितने सालों की सिक्योरिटी है? 2 सालों को बोला उसने। सर 2020 में 1187280। अच्छा, मैं किसका आईआरआर पिक करूं? अख्तर भाई का 13.9108 कितना आता है? वेरी गुड। 165,160। कुपोन कितना? यही है। अच्छा जी सर, प्लीज इधर फोकस, इधर इधर देखो सब। सर इसकी क्या एंट्री मैंने ये बनाई होगी, कैश हो गया होगा क्रेडिट 144,000, ऐसा ही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया होगा मेरा कितना, 165, और बॉन्ड पेएबल 211। यही है। सबने ये एंट्री बनाई थी भाई। सर हम आ गए 2021 पे। 120,840। इस पे इंटरेस्ट कितना? 104। ये सेम ही था। क्लोजिंग कितना? 123,2544। भाई यहां तक सही है। इसके अगले साल जाओगे तो वो मैच कर रहा है उससे, बनवा दो, एक ही साल है। वन सेवन 457। ये आ गया 144,000। क्लोजिंग 126,000। अच्छा, रिडेम्पशन क्या प्रीमियम पे थी? ओके जी, ये तो मैच हो रहा है। सर हम कॉरेस्पॉन्डिंगली अकाउंटिंग कर लेते हैं इन्वेस्टर की। अच्छा, क्या मैं फेस वैल्यू वही सेम रखूं? 1.2 मिलियन। प्रीमियम आ गया हमारे पास 24,000। हमारे पास फेयर वैल्यू आ गई 122,400,000। कितनी है? टोटल कितना? 1260। हाँ भाई, सबने यही निकाली थी इनिशियल कैपिटलाइजेशन। वेरी गुड यार। इन्वेस्टमेंट हो गई डेबिट, और कैश हो गया क्रेडिट 126,720।
चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं भाई, इसमें ओपनिंग आएगा, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग, क्या कैरिंग अमाउंट अलग से आएगी? ओसीआई फॉर द ईयर, ओसीआई, ओके, फेयर वैल्यू, ओसीआई फॉर द ईयर, ओसीआई एज एट। अच्छा भाई, ओपनिंग कितना है? 1260720, इसका आईआरआर अलग है 11.4050, कितना आ रहा है? 143,785, पैसे वही हैं 144, क्लोजिंग 1260505। अच्छा जी, क्या मेरे ख्याल से कैरिंग अमाउंट भी यही है 1260505? अच्छा, अब देखो यार, इसकी पॉलिसी इसके हिसाब से, उसकी पॉलिसी उसके हिसाब से, दोनों अलग अलग बंदे हैं। वो अपनी अकाउंटिंग अपने हिसाब से करता है, ये अपनी अकाउंटिंग अपने हिसाब से। खाली एक चीज नोट करो यार, जो वो पैसे दे रहा है वो ये पैसे रिसीव कर रहा है, खाली दोनों अपने अपनी अकाउंटिंग की डिफरेंस कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? जो वो पैसे दे रहा है वो ये पैसे रिसीव कर रहा है। देखो, जो वादा है वो कॉन्ट्रैक्ट तो चलेगा, खाली दोनों की अकाउंटिंग में क्या है, अलग अलग है। ये बात समझ आ रही है? डिफरेंस अकाउंटिंग का है, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, पहले साल के आखिर में फेयर वैल्यू कितनी है? 1272, ओसीआई फॉर द ईयर 11495, 11495, ये भी इक्वल हो जाएगा, ऐसा ही है भाई? अच्छा, अब सर ये 2020 तो हो गया क्लोज, 2021 ये वाला रखूं 1260505, अलग क्यों रखा है बाबू? कॉन्ट्रैक्ट अलग है, फेयर वैल्यूएशन अलग है। अगर ये जहां पे चिपका देता तो इसके अंदर 11495 भी आ जाता, उसके ऊपर भी क्या लग जाता, इंटरेस्ट, और वो कहां चला जाता, पीएनएल में, जो कि अलाउड नहीं है। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 143,761, ये आ जाएगा 144,000 कैरिंग अमाउंट, क्लोजिंग सॉरी 266। क्या आप ये कहेंगे कि यही कैरिंग अमाउंट है या कुछ और है? अच्छा, ये कुछ और वो होगी कि फेयर वैल्यू में से दूसरे साल की अमोर्टाइजेशन माइनस करूं। आप लोगों ने निकाली हुई बखूबी, बता दो कितनी है? 1271761, फेयर वैल्यू कितनी है? 1296000। अच्छा, फिर अपवर्ड रिवैल्यूएशन है 24239, 35734, बन जाएगी अगले साल की एंट्री। क्लोज करें यहाँ पे। अच्छा जी, अगर मैं वैसे तुम्हें बताऊं समरी के तौर पे, तुमने प्लीज सुनना इधर यार, अगर मैं एक समरी बनाना चाहूं, तुमने कितने लोगों की अकाउंटिंग सीखी है? इन्वेस्टर की? प्लीज सुनना यार, प्लीज सुनना, इधर देख लो, मैं एक समरी बना रहा हूं, हाथ के हाथ बना लो। इन्वेस्टर में पहली सिक्योरिटी, दूसरी, नहीं नहीं खत्म नहीं हुआ, वो पीएनएल बाकी है ना, बस खाली एक ही चीज बाकी है, वो मैं क्लास में कराऊंगा हाथ के हाथ, सही है? फिर इसके बाद हम अगला, प्लीज यार तो देख लो जानी, पीडीएफ सेंड कर दूंगा बिल्कुल। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भाई, आ रहा है। भाई जल्दी से बता दो, क्या यही मॉडल्स हैं तीन? अच्छा चलें, अब मैं आपसे एक पूछूं, क्या इक्विटी सिक्योरिटी के लिए ये नॉट एप्लीकेबल है, हाँ या नहीं? अच्छा, इक्विटी सिक्योरिटी के लिए क्या ये एप्लीकेबल है? यहाँ पे लिखता हूँ सर, यहाँ पे कब आऊंगा, ऐसा ही है? यहाँ पे हेल्ड फॉर सेल, यही है भाई? ये रही सर। अच्छा जी, यहाँ पे कब आऊंगा, एसपीपीआई होगा, लिख दूं सीधा सीधा? सर यहाँ पे आएगा सोली प्रिंसिपल एंड
इंटरेस्ट पेमेंट यहां पे भी आएगा सोली प्रिंसिपल एंड बट सेल इफ प्राइसेस आर फेवरेबल। यहां पे क्या आएगा? हेल्ड फॉर सेल। क्या मैं पूरी इन्वेस्टर की अकाउंटिंग डन कर चुका हूं भाई? डेट सिक्योरिटी भी और इक्विटी सिक्योरिटी भी। चलें जी सर, इसके बाद हमारे पास आता है इशूअर। इशूअर में हमारे पास अमोर्टाइज कॉस्ट है और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। यहां पे कब आएंगे? और यहां पे कब आएंगे भाई? हाँ बाबू, अल्टीमेट सेटलमेंट। ये कौन सी सिक्योरिटी में? और इक्विटी सिक्योरिटी का इशूअर के केस में कोई मॉडल नहीं होता, वो सिंपल अकाउंटिंग होती है। अच्छा जी, क्या मैं इशूअर के केस में भी ये सीख चुके हम? बाकी सिर्फ ये वाला है। सही है, फिर ये इंशाल्लाह करेंगे हम अगली क्लास में। और उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा लीजेस, आईएफआरएस 16। हाँ, अल्टीमेट सेटलमेंट कभी भी वक्त से पहले सेटल करना है। हाँ, कितने मिनट बाद? 10-15 मिनट बाद। चलिए जी, मिलते हैं अगली क्लास में। आ जाओ तुम लोग भाई। इशूअर की इक्विटी सिक्योरिटी का कोई मॉडल नहीं होता मुबशिर। सही है, वो सिंपल अकाउंटिंग होती है, वो सिखाऊंगा अगली क्लास में। सेट है। मैं भी पीडीएफ भेज रहा हूं आपको, बस क्लास के बाद पीडीएफ भेजता हूँ। सही है, सब छाप लेना। सही है महत, मुबशिर, मुइस, हाफिज।